हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 30 दिसंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। आज के सेशन में हम बात करेंगे जो आपका स्पेशल इकोनॉमी जोन होता है उसके एक्सटेंशन पे चर्चा की जा रही है, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा आपके अलग अलग जो मैसेजिंग एप्लीकेशन होते हैं लाइक व्हाट्सअप हो गया, है ना। जब आप व्हाट्सअप में लॉगिन करते हैं तो उसके लिए एक सिम कार्ड की ज़रूरत होती है, पर समटाइम हम एक बार मैसेजिंग ऐप में लॉगिन कर लेते हैं और उसके बाद वो सिम हो सकता है रिप्लेस हो जाए, हो सकता है वो सिम डीएक्टिवेट हो जाए, तो उसके लिए भी कुछ कानून लेकर आए हैं। इसके अलावा हमारे देश में हर घरों में पाई जाने वाली अगरबत्ती, ठीक है, सभी लोग पूजा पाठ करते हैं, अगरबत्ती का इस्तेमाल करते हैं। तो पहली बार अगरबत्ती की क्वालिटी को अश्योर करने के लिए कि वो कहीं ह्यूमन को और नेचर को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही, तो बीआईएस स्टैंडर्ड को सेट किया गया है। हम उन स्टैंडर्ड के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे अपने देश की राष्ट्रपति के बारे में, जो कि सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन चुकी हैं, जो कि सबमरीन में यात्रा कर रही हैं। इसके पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने सबमरीन में यात्रा की थी और अब प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू सबमरीन में यात्रा कर रही हैं। तो इस तरीके से ये हमारे कुछ हाइलाइट्स हैं, एक एक करके हम सारी न्यूज को कवर करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखना है। एंड में कुछ रिवीजन क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये जो करंट अफेयर्स है वो डेली होते हैं और आपके सभी वनडे एग्जाम्स को कवर करते हैं, चाहे वो एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम या कोई भी एग्जाम हो, सभी को कवर किया जाता है। आप चाह के अभी रिसेंटली जो भी एग्जाम्स हुए हैं उनकी करंट अफेयर्स को देखिए और हमारे करंट अफेयर्स की मैगजीन को देखिए, तो आपको वही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो स्टैटिक के साथ हम अपने करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से सभी लोग आ जाओ, लिंक को शेयर कर दो, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दो। सो स्टार्ट करेंगे विथ फर्स्ट न्यूज। तो पहली न्यूज आती है त्रिपुरा से। त्रिपुरा असेंबली स्पीकर जिनका नाम था विश्व बंधु सेन, इनका निधन हो चुका है। त्रिपुरा असेंबली के ये 11वें नंबर के स्पीकर थे। मार्च 2023 में, मतलब 2023 में 11वें नंबर के त्रिपुरा असेंबली के स्पीकर विश्व बंधु सेन का निधन हो चुका है। इन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत आईएनसी मतलब कांग्रेस से की थी, उसके बाद टीएमसी को ज्वाइन कर लिया और फिर बाद में इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। ये 4 बार मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब 4 बार ये एमएलए भी रहे हैं। कहां से? 56 धर्मनगर कॉन्स्टिट्यूंसी इन नॉर्थ त्रिपुरा। तो आपको याद क्या रखना है, ये पहली वाली लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा विश्व बंधु सेन किस राज्य के असेंबली के स्पीकर थे जिनका निधन हो गया है, तो आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन, अभी कुछ दिनों से हम लगातार वाइस प्रेसिडेंट पे चर्चा कर रहे हैं। आपने देखा कि पहले इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी पर भी बुक लॉन्च की थी, है ना। अब यहाँ पे इन्होंने एक और बुक रिलीज की है महामना पे। हम सभी को पता है कि जो एम मतलब मदन मोहन मालवीय जी, जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश से संबंधित थे, उन्हें हम महामना के नाम से जानते हैं। मदन मोहन मालवीय जी ने ही हमारे देश का जो बीएचयू मतलब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना भी की थी। इतना ही नहीं, 2015 में मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो मदन मोहन मालवीय जी की जो वर्क है उसका कंपाइलेशन इस बुक में देखने को मिल जाएगा। सो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीपी राधाकृष्णन जी ने महामना महामना वागम्य कलेक्टेड वर्क ऑफ पंडित मदन मोहन मालवीय जी का सेकेंड एडिशन लॉन्च किया है रिसेंटली। ठीक है, तो इस बुक का नाम आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट कहानी को समझते हैं। उसके पहले थोड़ी सी अपडेट बताना बहुत जरूरी है क्योंकि ये ईयर तो एंड हो गया है। ठीक है, नया साल आएगा, 1 जनवरी से आप नए करंट अफेयर्स पढ़ोगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पुराने करंट अफेयर्स भूल जाओ। फॉर एग्जाम्पल, आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, उसमें भी आपका 1.5 ईयर मतलब लगभग 18 महीने का करंट अफेयर्स आता है। बैंकिंग एग्जाम में भी आपका लगभग 7-8 महीने का करंट अफेयर्स आता है। इनफैक्ट स्टेट एग्जाम तो आपसे और पुराने 2-2 साल के करंट अफेयर्स पूछ लेता है। तो अब ऐसे केस में हम आगे आगे पढ़ते जा रहे हैं, पीछे का रिवाइज कैसे करें। तो पीछे के करंट अफेयर्स रिवाइज करने का सबसे शानदार तरीका है या तो आप कहीं से एमसीक्यू लगाओ या आप वन लाइनर पढ़ो। तो हमारे पास ये दोनों ही प्रोडक्ट अवेलेबल है, एमसीक्यू भी और वन लाइनर भी। तो आपके पास बूस्टर मैगजीन है, ठीक है, जहां पर आपको जनवरी मंथ से लेकर जून मंथ
और जुलाई मंथ से लेकर दिसंबर मंथ तक के 1500 प्लस एमसीक्यू करंट अफेयर्स के देखने को मिल जाएंगे। प्रिंटेबल फॉर्मेट में ये मैगजीन अवेलेबल है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन में, आप विजिट कर सकते हैं। पेड नोट सेक्शन में जाइएगा, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा जनवरी मंथ से लेकर दिसंबर तक जो भी हमने सीखा है, जो भी हमने पढ़ा है, उन पर बेस्ड जो वन लाइनर है, तो करेंट अफेयर्स आप वन लाइनर फॉर्म में भी याद कर सकते हैं। एक गेम चेंजर है। आपके पास समय कम है तो आप इस मैगजीन को प्रेफर कर सकते हैं। इसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी और ये मैगजीन भी आपको पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन में मिलेगी। आप मैगजीन सेगमेंट में जाइएगा, वहां पर ये मैगजीन अवेलेबल होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फर्स्ट इंडियन स्टैंडर्ड फॉर अगरबत्तीज अनवील बाय द BIS। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रहलाद जोशी, इन्होंने रिसेंटली जो आपकी अगरबत्ती होती हैं उसके लिए BIS स्टैंडर्ड घोषित किया है, स्टैंडर्ड डिक्लेयर किया है कंज्यूमर की सेफ्टी और प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। अब ये जो अगरबत्ती होती है इनमें कई अच्छी अच्छी खुशबू आती है ना, और कई बार इन अगरबत्तियों में क्या मिलाया जाता है, इंसेक्ट को मारने वाला धुआं भी होता है। अब कोई धुआं है जो इंसेक्ट को मार रहा है, ऑब्वियस सी बात है वो ह्यूमन को भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा। तो यहाँ पे इस BI स्टैंडर्ड में ये जो 7 यहाँ पे जो ये केमिकल यूज होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं जो एक तरीके से इंसेक्ट को मारने का काम करते हैं, उन्हें बैन किया गया है। कौन कौन से हैं आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, एलिथ्राइन, परमेथ्राइन, साइपरमेथ्राइन, डेल्टामेथ्राइन और पिफ्रोनिल, ये कुछ केमिकल सब्सटेंस आपको देखने को मिलेंगे। ये जो स्टैंडर्ड है अगरबत्ती के लिए जिसको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने डिफाइन किया है, ये आपका IS 19412 2025 स्टैंडर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, BIS एक स्टैंडर्ड आपको बॉडी देखने को मिलेगी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016 के अंतर्गत बनाई गई है। हमारे देश के अलग अलग प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए, उनके सेफ्टी स्टैंडर्ड को डिफाइन करने का काम BIS करता है। मैं आपको बता दूं कि अगरबत्ती का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर आपको भारत ही देखने को मिलेगा, और यहाँ पर कुछ सिंथेटिक फ्रेगमेंट्स या सिंथेटिक केमिकल फ्रेगनेंस के लिए, खुशबू के लिए मिलाए जाते हैं, जैसे कि बेंजाइल साइनाइड और एथाइल एक्रेलाइट, इनको भी रिस्ट्रिक्टेड किया गया है इस स्टैंडर्ड के अंदर। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि अगरबत्ती में खुशबू के लिए कौन सा केमिकल मिलाया जाता है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, इस तरह की क्वेश्चन रेलवे अक्सर पूछ लेता है। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट बात करते हैं, अब BIS ने एक और स्टैंडर्ड डिफाइन किया है बॉम्ब डिस्पोजल सिस्टम के लिए। अब आप लोगों ने देखा होगा कि DRDO कई तरीके के एक्सपेरिमेंट करता रहता है। वो जैकेट बनाता है, आपके जो बॉम्ब स्क्वाड होते हैं जो कि बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए जाते हैं, उनके लिए जैकेट वगैरह बनाना और कई तरीके की चीजें हम बनाते हैं, बॉम्ब की मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो उसके लिए भी स्टैंडर्ड यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर काम करती है, ठीक है, उन्होंने पहला डेडिकेटेड स्टैंडर्ड जिसका नाम है 19445 ये डिफाइन किया है फॉर बॉम्ब डिस्पोजल सिस्टम, जिससे कंट्री की जो कंट्री की इंटरनल सिक्योरिटी है उसको हम बूस्ट कर सके। ये जो नया स्टैंडर्ड है इसके लिए रिक्वेस्ट की गई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, थर्मल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी एंड DRDO डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होगा, मतलब एक रेफरेंस सेट हो जाएगा कि किस तरीके से आपको बॉम्ब की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, उसके लिए प्रोक्योरमेंट एजेंसी कौन सी हो सकती है, प्रोक्योरमेंट के लिए कौन कौन से स्टैंडर्ड होने चाहिए, टेस्टिंग एजेंसी क्या होंगी, है ना, एक्सेप्टेंस प्रोसीजर क्या होगा, किसी कंट्री से आप बॉम्ब ले रहे हो या घर में ही बना रहे हो, मतलब घर में इन द सेंस घर में नहीं बना रहे, घर में मतलब भारत में बन रहा है, तो उसके लिए क्या स्टैंडर्ड होंगे, बॉम्ब ब्लैंकेट, बॉम्ब बास्केट, है ना, इनके लिए क्या अलग अलग स्टैंडर्ड होंगे, तो वो सारी चीजें डिफाइन की गई हैं। BIS के डायरेक्टर जनरल संजय गर्ग है, 1987 में इसका फॉर्मेशन नई दिल्ली में हुआ था। नाउ बात करते हैं राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। तो बहुत ही प्यारा एक स्टैटिक क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो ये आपको गुजरात में देखने को मिलेगी, और अगर आप पिछले 5 साल के PYQ उठाकर देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन उसमें देखने को मिल जाएगा। तो जो वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स होते हैं,
तो वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया इसे होस्ट करने वाला है। कहां पर? राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गुजरात में। 8 अलग अलग डिसिप्लिन में इसको खेला जाएगा और 2025 का एडिशन अमेरिका में खेला गया, जिसमें 9000 से ज्यादा एथलीट ने पार्टिसिपेट किया और 600 से ज्यादा मेडल भारत को मिले हैं। ठीक है, नाउ बात कर लेते हैं, ये जो 8x8 व्हीकल दिखाई दे रहा है, ये 8x8 एक आर्मर्ड व्हीकल है जिसको भारत में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया है। किसने तैयार किया है? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड प्लस डीआरडीओ के द्वारा इसे तैयार किया गया है और इसकी डिलीवरी, इसका पहला बैच एक्सपोर्ट किया गया है मोरक्को। मोरक्को पहली अफ्रीकन कंट्री है जिसके द्वारा इसे खरीदा गया है या प्रोक्योरमेंट किया गया है। So Tata Advanced System Limited deliver first batch of indigenous WHAP 8x8 armored vehicle to Morocco। ठीक है, मोरक्को ने इसे खरीदा है अंडर द आत्मनिर्भर भारत एंड मेक विथ फ्रेंड्स मेक फॉर द वर्ल्ड इनिशिएटिव। तो टोटल 150, टोटल 150 8x8 आर्मर्ड व्हीकल को खरीद रहा है मोरक्को। ठीक है, और आने वाले 3 सालों में ये डिलीवरी की जाएगी। हर साल लगभग अप टू 100 यूनिट बनाने का टारगेट यहाँ पर है। इसे जॉइंटली डेवलप डीआरडीओ और टीएएसएल के द्वारा किया गया है। ये 600 हॉर्स पावर टर्बोचार्ज डीजल इंजन से ऑपरेट होता है और इसकी स्पीड 100 से 104 किलोमीटर प्रति घंटे की आपको देखने को मिलेगी और डिफिकल्ट टेरेन में भी ये काम कर सकता है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विजिट आईएनएस कदम्ब। अब आईएनएस कदम्ब क्या है? देखिए, हमारे देश में अलग अलग नेवल बेसेस हैं। हमारे देश में जो नेवल बेसेस है उनका नाम इस तरीके से दिया जाता है, जैसे कि मैंने एक छोटी सी यहाँ पे स्लाइड भी बनाई, जैसे कि देखो, आईएनएस अंग्रे, ये मुंबई महाराष्ट्र में आपको एक वेस्टर्न नेवल कमांड पे बेस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आईएनएस सरकार, ये आपको विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। आईएनएस उत्कर्ष पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में हमारा बेस देखने को मिलेगा। आईएनएस जटायु मिनिकॉय और लक्षद्वीप में कमीशन किया गया है। आईएनएस अरावली गुरुग्राम हरियाणा में है। आईएनएस निस्तार सिंगापुर में है। तो ये कुछ स्ट्रेटेजिक एंड रीजनल आपको बेसिस देखने को मिलेंगे और उनमें ही एक बेस है आईएनएस कदम। आईएनएस कदम जो है वो करवार कर्नाटका के निकट लोकेटेड है। इंडियन नेवी का नेवल बेस है जिसको 2005 में कमीशन किया गया था और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कंट्री का, भारत का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा नेवल बेस है। इसका नाम आईएनएस कदम्ब है। कदम्ब नाम क्यों रखा गया है? तो कदम्ब डायनेस्टी के राजा के नाम पर इसका नाम कदम रखा गया है। यहाँ पर आपको आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आईएनएस कदम भारत का कर्नाटका में एक नेवल बेस है। यहाँ पर विजिट किया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ठीक है, और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने फिर करवार जो आपका नेवल बेस था वहां से गोवा तक की यात्रा की थी सबमरीन से, और ये सेकंड नंबर की प्रेसिडेंट बन गई थी जिन्होंने सबमरीन में ट्रेवल किया है। इसके पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने विशाखापट्टनम में सबमरीन में ट्रेवल किया था 2006 में। इतना ही नहीं, द्रौपदी जो है हमारी प्रेसिडेंट है, ये पहली प्रेसिडेंट है इंडिया की जिन्होंने 2 इंडियन एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट्स को फ्लाई किया है। राफेल को किया था और फिर सुखोई 30 को किया है। अगर हम द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में बात करते हैं तो ये हमारे देश की 15वें नंबर की राष्ट्रपति है। 2022 से हमारे देश की राष्ट्रपति है। इसके पहले ये गवर्नर थी झारखंड की। झारखंड राज्य की 9वें नंबर की गवर्नर द्रौपदी मुर्मू रही है 2015 से 2021 के बीच में। इतना ही नहीं, उड़ीसा राज्य में भी ये एमएलए रही है। ठीक है, इस बात को भी याद रखना है। और इन्हें बेस्ट एमएलए का अवार्ड 2007 में दिया गया था जिसका नाम है पंडित नीलकंठ दास। ठीक, तो ये द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको बताई। ना बात करते हैं वॉल्केनो के बारे में, माउंट एटना। तो इसके लिए आपको इटली जाना पड़ेगा। इटली में एक आइलैंड है विच इज सिसिली। तो इटली का आइलैंड क्या है? सिसिली है। और यहाँ पर आपको एक वॉल्केनो देखने को मिलेगा जो कि एक एक्टिव वॉल्केनो है। ठीक है, जिसका नाम है माउंट एटना। और माउंट एटना मेडिटेरियन सी मतलब भूमध्य सागर का टॉलेस्ट आइलैंड माउंटेन आपको देखने को मिल जाएगा और वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो आपको देखने को मिलेगा माउंट एटना, इटली में है, जिसमें रिसेंटली इरप्शन देखा गया, विस्फोट देखा गया। अगर भारत में वॉल्केनो का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो बैरन आइलैंड है, नारकोंडम और डेक्कन ट्रैप, ये भारत के कुछ वॉल्केनोज आपको देखने को मिलेंगे। कुछ डॉर्मेंट है मतलब सोए हुए हैं और कुछ अभी भी एक्टिव है। ठीक है, नाउ बात करते हैं सिम लिंकिंग नाउ मैंडेटरी फॉर मैसेजिंग ऐप।
तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक सर्कुलर इशू किया है। क्या कहा है कि जितनी भी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है जैसे कि टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, स्नैपचैट है, इनमें कहा है कि आपको ये जो मैसेजिंग ऐप है उससे आपकी जो सिम कार्ड है वो लिंकिंग होना मैंडेटरी है। ठीक है, और 90 डेज का समय दिया है कि आप अपने इन मैसेजिंग एप्लीकेशन से अपने सिम कार्ड को लिंक करो, और ये 2026 फरवरी से इफेक्ट में आ जाएगा। इसमें कहा है कि जो लोगों ने मैसेजिंग ऐप को डाउनलोड करते समय व्हाट्सएप को डाउनलोड किया था और डाउनलोड करते समय कोई दूसरी सिम थी, लेकिन अब वो सिम डीएक्टिवेट हो चुकी है, आपने दूसरी सिम को रिप्लेस कर दिया, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपकी जो नई अभी एक्टिवेटेड सिम है आप उसके साथ अपने मैसेजिंग एप्लीकेशन को लिंक करो, और 90 डेज का ये समय दिया गया है। इतना ही नहीं, जो वेब वर्जन होता है, जो हम डायरेक्टली वेबसाइट से लॉगिन करते हैं फेसबुक या व्हाट्सएप को, तो इसमें कहा है कि एवरी 6 आवर्स के बाद एक क्यूआर कोड जनरेट होगा फॉर द ऑथेंटिकेशन। ऐसा नहीं कि एक बार लॉगिन कर दिया तो हमेशा के लिए वो लॉगिन रह गया, ऐसा नहीं रहेगा। तो सिम बाइंडिंग ऑब्लिगेशन यहाँ पे लगाया गया है। इसमें कहा है कि ओरिजिनल रजिस्टर्ड सिम होनी चाहिए, इंसर्ट होनी चाहिए और एक्टिवेट होनी चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारी प्रॉब्लम ये आ रही है कि लोगों ने सिम को रिमूव कर लिया है मैसेजिंग ऐप को डाउनलोड करने के बाद। ठीक है, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। इसके लिए टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023, टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी रूल 2024 और साइबर सिक्योरिटी अमेंडमेंट रूल 2025 काम कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? ये यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं। चलिए अगली कहानी को समझते हैं। नेक्स्ट है, सेंटर नोटिफाई न्यू डीप सी फिशिंग रूल फॉर द स्पेशल इकोनॉमी जोन। अब देखिए हमारे देश में बहुत सारी फिशर कम्युनिटी रहती है, बहुत सारे लोग हैं जो फिशिंग पर डिपेंड करते हैं। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन होगा वो लगभग 23 लाख स्क्वायर किलोमीटर का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये रूल क्यों बनाया गया है? जिससे ट्यूना जैसे जो फिशेस हैं, लोकल फिशिंग को फायदा मिल सके। ठीक है, अगर हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन के बारे में बात करते हैं तो इसे 1982 में अडॉप्ट किया गया था अंडर द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। इसमें कहा है कि कोई भी जो लैंड बॉडी होती है उसका 200 नॉटिकल माइल तक का एरिया किसी भी कंट्री के लिए एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन आपको देखने को मिलेगा। मतलब इस जोन में हमारी जो फिशिंग कम्युनिटी है वो फिशिंग कर सकती है, यहाँ पर हम मिनरल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो नया रूल बनाया है ये सभी के लिए होगा, मतलब जो फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, फिशिंग कम्युनिटी के लिए, सभी के लिए ये रूल होगा। अब हमारे देश में जो फिशिंग कम्युनिटी होती है, एक तो वो नॉर्मल बोट्स भी इस्तेमाल करती है, मैकेनाइज्ड और मोटर बोट का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें कहा गया है कि जो मैकेनाइज्ड और मोटर फिशिंग वेसल्स हैं, इसको 24 मीटर या मोर जाने के लिए आपको एक पास लेना पड़ेगा अंडर द रजिस्टर एंड लाइसेंसिंग ऑफ फिशिंग क्राफ्ट। ठीक है, जिसके कारण आप स्पेशल इकोनॉमी जोन में काम कर सकते हैं, और ये जो एक्सेस पास होगा वो 3 साल के लिए वैलिड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ना बात करेंगे टर्की टू होस्ट कॉप 31। अब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के बारे में बात हो रही है। ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर तैयार किया गया है। कॉप 30 की मीटिंग ब्राजील में होगी और कॉप 31 की मीटिंग टर्की में होगी। टर्की और ऑस्ट्रेलिया ने बिडिंग की थी, लेकिन बिड कौन जीता है? टर्की जीता है। तो अपकमिंग जो कॉप 31 की मीटिंग होगी वो टर्की में होगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज फर्स्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेस्ड मेडिकल कॉलेज इन विच स्टेट। तो मैंने बताया है मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट है, रेल विकास निगम लिमिटेड के सीएमडी कौन है? आंसर क्या हो जाएगा? सलीम अहमद, ऑप्शन नंबर सी। 150वीं नंबर की श्री बाबा हरिबल्लभ संगीत सम्मेलन कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो श्री बाबा हरिबल्लभ संगीत समारोह आपको जालंधर में देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं INSV कौंडिल्य के बारे में। अब ये जो कौंडिया है, सॉरी ये जो कौंडे है, ये लकड़ी से बना हुआ वेसल है और ये अपनी पहली यात्रा शुरू कर रहा है पोरबंदर गुजरात से ओमान। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का पहला एडिशन भारत में कहां पर हो रहा है? आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर डी। एंड दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। रिसेंटली जो कांगेर वैली नेशनल पार्क है, लगातार वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट, स्टेट गवर्नमेंट प्रयास कर रही है
कि इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया जाए। अभी प्रयास चल रहा है, अभी शामिल नहीं किया गया, इस बात को समझिएगा। तो कांगेर वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, झारखंड में है, उत्तर प्रदेश में या फिर छत्तीसगढ़ में? जो भी सही आंसर है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और आज की क्लास की पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर एंड जाते जाते लिंक को शेयर करना नहीं भूलेंगे।